नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आज हम कई चेहरों पर लगा मखौटा उठाकर फेंकने वाले हैं, क्योंकि आज हम दंगा प्लान का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा करेंगे। सबसे सनसनीखेज और अब तक का सबसे विस्फोटक खुलासा करने वाले हैं। सीएम योगी से लेकर प्रधानमंत्री, सीएम योगी को लेकर क्या साजिश हो रही थी, दंगा भड़काने के लिए क्या षड्यंत्र रचा जा रहा था, और कौन कौन ये सियासी गिद्ध हाथरस में अपना एजेंडा चलाने के जुगाड़ में जुट गए थे। आज कई चेहरे बेनकाब होने वाले हैं। कौन शकुनी बना हुआ था, कौन धृतराष्ट्र बन गया था और कौन दुर्योधन बनकर चौसर पर पासा फेंक रहा था, इसकी सबसे व्यापक पड़ताल न्यूज 18 ने पूरी कर ली है। क्योंकि न्याय की इस लड़ाई का तो सिर्फ बहाना था, असली खेल तो कुछ और ही चल रहा था। यूपी में दंगा करवाने का प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि बिगाड़कर अपनी सियासत चमकाने का शर्मनाक खेल हो रहा था। तो पहले एक विस्फोटक खुलासा देखिए और इसी मुद्दे पर आज बहस नहीं, महाबहस होगी। और आज हर उस शख्स को कटघरे में खड़ा करूंगा जो हाथरस की आग में अपनी रोटी सेकने की कोशिश कर रहा था। अब तक का सबसे विस्फोटक खुलासा, क्योंकि हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स ने बहुत बड़ा सच उजागर कर दिया है। व्यूअर्स, न्यूज 18 के तमाम दर्शक, अगर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर हैं या फिर अपने मोबाइल पर देख रहे हैं या अपने लैपटॉप पे देख रहे हैं या किसी और माध्यम से भी देख रहे हैं, अपने दोस्तों को फोन करिए, मैसेज करिए, क्योंकि आर पार में मैं कभी ऐसा नहीं कहता। सच सच और सच आज सामने आएगा। हमारे अंडर कवर रिपोर्टर्स ने आज बेहतरीन काम किया है। न्यूज 18 की एसआईटी टीम ने बेहतरीन काम किया है। न्यूज 18 की एसआईटी टीम ने सच को उजागर करा है। अगले 1 घंटे के अंदर सच की हर परत हम आपके सामने रखेंगे, यानी जनता जनार्दन, यानी आपकी अदालत में रखेंगे। क्योंकि हाथरस एक बड़ी केस स्टडी बनेगा इस देश के लिए। यकीन मानिए, इस खुलासे के बाद, इस खबर के बाद बहुत लोग सोचेंगे कि इस देश में क्या कुछ किया जा सकता है। एक बेटी को इंसाफ के नाम पर जो खेल खेला गया, उसका सच सच और सच आपके सामने है। आर पार में सांसें रोक देने वाला पर्दाफाश। कैमरे में कैद हुआ दंगा प्लान। सियासी गिद्ध आज होंगे पूरी तरह बेनकाब। आज हम नहीं बोलेंगे, आज हमारे खुफिया कैमरे में कैद वो लोग बोलेंगे जिन्होंने हाथरस की घटना को सबसे नजदीक से देखा, उसकी पड़ताल की। और आज हाथरस की घटना का इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएगा। खुलासा नंबर 1, निलंबित इंस्पेक्टर दिनेश वर्मा का विस्फोटक खुलासा। जरा सुनिए, आधी रात को अंतिम संस्कार क्यों हुआ। आफत पड़ गई थी रात को ही। रात वाला मैटर जो मैं चला आया वो हम भी उसके बारे में बता सकते हैं। जो आपको आप सीधे घर से बातचीत करते हैं पता लगता है। नहीं, एलआई की रिपोर्ट ये थी और शासन की रिपोर्ट ये थी कि करवाने के लिए चाह रहा था डेड बॉडी रखते योगी जी को सुना आपने, सीएम योगी को मजबूर होकर वहां आना पड़े, इसलिए पूरी तैयारी चल रही थी। खुलासा नंबर 2,
निलंबित सीईओ राम शब्द का सबसे बड़ा दावा। जीप वगैरह जो कटी हुई बात है, कटी नहीं थी, जीप नहीं कटी। और अब इस मामले में सबसे बड़ा दावा भी देख लीजिए। ये हाथरस कांड में अब तक सबसे बड़ा, सबसे सनसनीखेज और सबसे विस्फोटक दावा है। ऑनर किलिंग भी हो सकती है। ऑनर के बारे में कि ये हो सकता है कि साहब उस दिन जो मारपीट हुई है वो लड़की के भाई ने पीट पाट दिया इसमें। लेकिन सवाल है कि कुछ नेता वहां कौन सा खेल खेल रहे थे? हाथरस के बहाने कौन सी आग लगाने की तैयारी चल रही थी? क्या आप लोगों को कुछ पता चला था इस तरीके का? अच्छा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नहीं, वो बॉडी भी नहीं आई थी तब तक तो यहाँ जाम लगा दिया मेन रोड में वाल्मीकि समाज को। चंद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त, ये तो सबको मालूम है। वाल्मीकि समाज के लोग एकदम से अनकंट्रोल हुए चले जा रहे थे, जलूस निकालने लगे थे। शाम तक आते आते उनकी भरमार लग गई पूरे यूपी में, किसकी कैंडल मार्चों की। वाल्मीकि समाज जगह जगह बैठकें करने लगा। सही बात। इससे क्या परिलक्षित होता है भाई साहब? इससे परिलक्षित ये होता है कि अगर दिन के समय में अगर बॉडी आ जाती तो हालत क्या होती है? मेरे ख्याल से बॉडी में पहुंच भी नहीं पाती। तो क्या हाथरस की आग में घी इसलिए डाला जा रहा था ताकि इस पर सियासी रोटी सेकी जा सके? आज इसी सवाल पर होगा आर पार, क्योंकि खुलासों का दौर अभी थमा नहीं है। इसी शो में अभी हम और कई चेहरों से नकाब उतार कर फेंकने वाले हैं। आज ये जो हमने खुलासा किया है और अभी इसमें कुछ और बातें हम सामने लेकर आएंगे, लेकिन मेरे साथ इस समय चंद्रशेखर रावण जी जुड़ रहे हैं। मैं सीधा उनका रुख करता हूं। चंद्रशेखर रावण जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। मेरा सवाल आपसे बड़ा सीधा है। आप पर और आपकी पार्टी के करीब 400 कार्यकर्ताओं पर हंगामा करने और निषेधाज्ञा के उल्लंघन करने का केस दर्ज हो गया है। हमारे अंडर कवर रिपोर्टर्स ने जो खुलासा किया है उसके मुताबिक विवेक वाश ने, जो एलईयू के इंस्पेक्टर हैं, उनका कहना है कि साहब उस दिन मारपीट हुई है। वो लड़की जिसके साथ, जो कि विक्टिम है, और तो और उस एलईयू के इंस्पेक्टर का कहना है कि चंद्रशेखर रावण, ये तो सबको मालूम है कि आप सबसे ज्यादा एक्टिव थे और आप इस पर रोटियां सेकना चाह रहे थे। चंद्रशेखर रावण जी, मैं दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। चंद्रशेखर रावण मेरे साथ मौजूद है, मैं दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी है, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेरे साथ अलका लामा इस चर्चा में जुड़ रही हैं। मेरे साथ सुबुही खान है, सुप्रीम कोर्ट की जानी मानी वकील। सतीश प्रकाश है, जाने माने दलित चिंतक और बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं। अतिकुर रहमान मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, जाने माने मुस्लिम चिंतक। चंद्रशेखर रावण मेरे साथ इस समय हैं, अध्यक्ष भीम आर्मी के। चंद्रशेखर रावण जी, आपका अभिनंदन है हमारे कार्यक्रम में। सवाल मेरा बड़ा सीधा है। आपकी पार्टी पर और आप पर बड़े सारे गंभीर आरोप हैं, और जो हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स ने इंफॉर्मेशन जुटाई है और जो एलईयू इंस्पेक्टर का स्टिंग ऑपरेशन हमने किया, उसमें भी आपका नाम आ रहा है। बताइए। चंद्रशेखर जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? चंद्रशेखर रावण, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हेलो, आपको आवाज मिल रही है मेरी? रावण जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? लगता है उन तक संपर्क नहीं हो पा रहा। लेकिन सुबुही खान, मैं आपका रुख करता हूं, पेशे से वकील है सुप्रीम कोर्ट की, मैं आपका रुख करता हूं। लगता कोई भी थ्रू नहीं है। मैं
अलका लांबा को रुख करता हूं। अलका लांबा और सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ इस समय लाइन पर हैं। मैं सुधांशु जी आपका रुख करता हूं। जो स्टिंग ऑपरेशन इस समय न्यूज 18 ने करा है, जो हमारे अंडर कवर रिपोर्टर्स ने काम किया, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत से सच सामने आए हैं। अगर अमीश जी आप देखें तो यह विगत दिनों में कोई पहली अनोखी घटना नहीं है। इसी प्रकार की चीजें दिल्ली के दंगों के समय उभर के सामने आई, जिसमें व्हाट्सएप मैसेजेस आए, जिसमें स्थानीय निवासी पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि आप हमसे क्या कह रहे हैं कि तेजाब रखो, हथियार रखो और मिर्च का पाउडर रखो, ये तो आप दंगा फैलाने की बात कर रहे हैं, हम ऐसा कुछ नहीं चाहते। 92 और 2006 में यहां पर सिर्फ ये नहीं है सुधांशु त्रिवेदी, हमारा पहला खुलासा है कि सीएम योगी को हाथरस बुलाने की पूरी साजिश रची गई थी कि अगर बॉडी को हम सड़क पर रख देंगे और उसके बाद वहां पर ऐसा तांडव करेंगे कि सीएम योगी को आना पड़े, दंगे भड़क जाए, जातीय दंगे भड़के उत्तर प्रदेश के अंदर। दूसरा पॉइंट यह है कि कुछ नेताओं को सियासी लाभ इसमें दिख रहा था, चंद्रशेखर रावण जैसे लोगों को। उसके बाद तीसरा खुलासा यह है सियासी कमबैक की हाथरस से एक बड़ी कोशिश हुई है और उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम भी हमारे स्टिंग ऑपरेशन में सामने आया है। सुधांशु देखिए, हम इसीलिए बात कह रहे हैं कि जो घटनाक्रम दिल्ली में हुआ था वो उस समय ट्रंप के आने के समय था कि देश के लिए प्रतिष्ठा कारक वातावरण बने। यहां पर देखा जाए तो जातीय उन्माद पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, मगर मॉडस ऑपरेंडी वही है। अरे बताइए, अंग्रेजी की एक वेबसाइट जिसका की कंटेंट विदेशों से मिलता जुलता है, उसका एक धुर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से क्या लेना देना। और मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा कि चंद्रशेखर आजाद जी जो भीम आर्मी की बात करते हैं, आज वाल्मीकि समाज की इस बेटी के साथ जो भी दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण हुआ या उसकी बात करते हैं, तो वाल्मीकि समाज के साथ तो इतना बड़ा अन्याय हुआ कि 4 पीढ़ी तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक ऐसा राज्य था जम्मू कश्मीर, जिसमें वाल्मीकि समाज का बेटा और बेटी पीएचडी करने के बाद भी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नहीं बन पाएगा, वो सिर्फ सफाई कर्मचारी बनेगा। क्यों नहीं उसका खुलेआम विरोध किया? और जब उस धारा 370 के तहत, जिसके तहत वाल्मीकि समाज को पीढ़ियों के अन्याय से छुटकारा मिला, तो उसका विरोध किया गया। अरे उसका खुले दिल से समर्थन करना चाहिए। ये प्रियंका गांधी थी, ये जाके वाल्मीकि आश्रम में जाकर वहां पे मौन व्रत की। अरे इन्हें प्रायश्चित करना चाहिए था कि 4 साल तक इनकी सरकार में जो कुछ हुआ, और आज आकर आप दलितों के चिंतक बनने का प्रयास करते हैं, तो वह ढोंग और यथार्थ सबको नजर आता है। आपका उद्देश्य दलितों का हित नहीं है। अगर दलित का हित है तो अलका लांबा दलित बच्ची के साथ हुआ है, वहां कोई क्यों नहीं जा रहा है? वहां कोई अलका लांबा, वहां भी जो हमारे अंडर कवर रिपोर्टर्स ने काम किया है उसमें काफी सारी सच्चाइयां सामने आई है। सच्चाई नंबर 1, किस तरह से पूरी साजिश रची गई योगी आदित्यनाथ को वहां बुलाने के लिए और पॉलिटिकल ड्रामा रचने के लिए। ये हमारे अंडर कवर रिपोर्टर्स ने, जब LIU के इंस्पेक्टर रामशब्द, दिनेश वर्मा, विवेक वार्ष्णेय से अंडर कवर रिपोर्टर्स के तौर पे बात करी तो सामने आया। दूसरा खुलासा, कुछ लोग, कुछ नेता सियासी लाभ के लिए अपना गेम प्लान कर रहे थे। सियासी लाभ के कमबैक के लिए गेम प्लान तैयार किया गया था। यह सिर्फ SDPI PFI की फंडिंग नहीं है, मिडिल ईस्ट देशों से फंडिंग नहीं है, यह खेल और बड़ा है अलका जी। तो यानी हाथरस बहाना था, चढ़ाई दूसरी थी। अमीश जी मैडम, आपने जो स्टिंग किया है, अगर वो कहीं भी स्टैंड करता हो तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में PIL डाल दी जा चुकी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट संज्ञान ले रहा है, जाकर दे दीजिए, वहां पर हम स्वागत करेंगे, दे दीजिए आप। लेकिन मैं ये कह रही हूँ, ये पूरा हाथरस से ध्यान भटकाने की एक कोशिश है, अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाने की भाजपा की अजय बिष्ट सरकार की कोशिश है। मैं आपको बता देती हूँ, ये जो PFI की बात कर रहे हैं ना, ये PFI पर इसी भाजपा सरकार ने 2020 में दिल्ली के दंगों का आरोप लगाया था। बेचारे पता नहीं क्यों साबित नहीं कर पाए इनके खिलाफ और उनको बरी कर दिया गया। उसके बाद डॉक्टर काफिल खान को CA प्रोटेस्ट में दंगा और देशद्रोह के मामलों में इन्होंने जेल भेज दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट से फिर इन्हें मुंह की खानी पड़ी बेचारों को और डॉक्टर काफिल खान रिहा हो गए। फिर उसके बाद तबलीगी जमात के ऊपर इन्होंने देश भर में FIR कराई और वहां पर भी क्या हुआ, मद्रास हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट ने तबलीगी जमात की सारी FIR रद्द की, फटकार लगाई और बोला आप बलि का बकरा बना रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रही है भाजपा सरकार जो है पूरी तैयारी के साथ क्यों नहीं जाती है, हमेशा मुंह की खाकर इन्हें आनी पड़ती है। अभी फिर वही
एक अंतरराष्ट्रीय साजिश। नहीं बता पा रहे कि 2:30 बजे क्या मजबूरी थी बेटी का अंतिम संस्कार करने की। परिवार आज भी खौफ में बैठा हुआ है। अलका जी, मैंने आपको लगभग 1.5 मिनट दिया। मेरा आपसे एक सवाल है, बलरामपुर में जाना चाहिए था। तो हाथरस का जो समाज, जो सरकार पीड़िता के खिलाफ खड़ी है। अलका जी, मेरा सवाल भी सुन लीजिए। अलका जी, मैंने आपको काफी मौका दिया अपनी बात को रखने का, लेकिन मेरा काउंटर सवाल है। अलका जी, मेरा काउंटर सवाल है। हमारे जब अंडर कवर रिपोर्टर ने बात करी कई राम शब्द से, विवेक वार्ष्णेय से, तो कई सारी बातें सामने आई। मैं आपसे 30 सेकंड में यह जानना चाहता हूं, उससे पहले एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी आई थी। एक और स्टिंग ऑपरेशन हुआ है और उस पर एफआईआर भी हुई है। क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस का लिंक आ रहा है? बहुत क्लियरली कांग्रेस का लिंक आ रहा है, इस पर आप क्या कहती? देखिए, आप जो लिंक की बात कर रहे हैं ना, उसे अभी साबित होना बाकी है, पर हमें मालूम है कि हाथरस के सांसद भाजपा के राजवीर सिंह दिलेर जेल में अलीगढ़ में जाते हैं। आरोपी, बलात्कार के आरोपियों को मिलने जाते हैं और बहाना करते चाय पीने गया था। तो ये तो खुलकर सामने है। रंजीत श्रीवास्तव कहते हैं कि बेटी मक्का और चने और गन्ने के झाड़ में मरी हुई क्यों मिलती है दलित गरीब बेटियां। अरे शर्म आती है आपके इन बयानों पर, जो बिल्कुल बलात्कारियों के साथ खुलकर खड़े हैं। लेकिन यहाँ तो बलात्कार अभी सिद्ध नहीं हुआ है। बलात्कार किसी मेडिकल रिपोर्ट में नहीं आया है, जो ऐसी जानकारी रिपोर्ट्स के अंदर है। मेरे साथ चंद्रशेखर रावण भी है। चंद्रशेखर रावण, हमारे अंडर कवर रिपोर्टर्स ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया है जिसमें आपका नाम बड़ा क्लियर कट तरीके से आ रहा है। चंद्रशेखर रावण, क्या कहना चाहते हैं आप कि आप पूरा गेम प्लान कर रहे थे, आपने साजिश रची, आप जातीय हिंसा फैलाना चाहते थे उस इलाके के अंदर और फिर समूचे उत्तर प्रदेश के अंदर? चंद्रशेखर जी, ये आपके स्टिंग में है जी कि आप खेल पूरा रच रहे थे। ये आपके स्टिंग में है जी। मैं खेल रच रहा था जी। किस चीज का? आप खेल रच रहे थे कि वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाए और फिर उस भीड़ के जरिए पूरा माहौल खराब करा जाए। अच्छा, हाथरस में जी। मैं तो चाहता नहीं था कि बच्ची का शव हाथरस जाए। मैं तो चाहता था कि यहीं रीपोस्टमार्टम हो और पहले सब चीजें जो हैं वो निष्पक्ष जांच हो। आप चाहते थे कि शव जो है वो वहीं रोक दिया जाए और पूरा उत्तर प्रदेश के एक इलाके के अंदर पूरा घटनाक्रम खराब हो जाए और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। ये आप पे आरोप है। ये तो आप कह रहे हैं। आरोप लगाना आसान है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार अपनी विफलता छिपाने के लिए आरोप लगा सकती है। मैं आरोप में भरोसा नहीं करता हूं। जहां मेरा कुछ ऐसा मुझे बता पीड़िता के घर के बाहर, आपके लोग पीड़िता के घर के बाहर रिश्तेदार बन के उनके बैठे हुए हैं। ये तो सच है, बिल्कुल उनके रिश्तेदार बन के बैठे हुए हैं। वो बैठे हुए हैं। दिखाइए कौन लोग हैं, मुझे भी जरा दिखा दीजिए। नहीं, वो बिल्कुल सबके सामने है। समझना पड़ेगा कि भीम आर्मी, सुनिए ना पहले जी, ज्यादा तेज बोलने से बात सच नहीं हो जाती। ना, मैं तो तेज ही नहीं बोला, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं। सवाल का जवाब तो देंगे ना आप? हाँ, दूंगा ना। ऐसा ना उछल कूद नहीं करनी चाहिए, पहले सुनना चाहिए, सामने वाले को मौका देना चाहिए ना। मैं ये कह रहा हूं, भीम आर्मी एक सोच है। भीम आर्मी एक सोच है जो अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए नौजवानों में है। और भीम आर्मी को आप क्या समझते हैं, कौन से गांव में नहीं है भीम आर्मी? भीम आर्मी हर गांव में है, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में। क्योंकि अब हमारे लोग अत्याचार नहीं सहना दलितों के साथ अत्याचार होगा, भीम आर्मी जाएगी। लेकिन भीम आर्मी तो वहीं उछल कूद करती है जहां पर उसको पॉलिटिकली सूट करता है। बिहार में एक दलित नेता को गोली मारी है, भीम आर्मी कितनी गई है वहां पर, मैं जानना चाहता हूं आपसे। बंगाल के अंदर कई दलित नेताओं को, कई दलितों को मारा गया है, कितनी भीम आर्मी गई है, मैं जानना चाहता हूं आपसे। आप तो उछल कूद वहीं करते हैं जहां आपको पॉलिटिकली सूट करता है। क्या यह सही नहीं है? क्या यह दोगलापन नहीं है? ये उत्तर प्रदेश दोगलापन तो वो करते हैं जिनको तनख्वाह मिलती है सरकारी, या वो लोग करते हैं जो किसी के इशारे पे काम करते हैं। मैं तो स्वतंत्र रूप से काम करता हूं, मुझे तो कोई अडानी अंबानी तनख्वाह नहीं देता है भाई।
मैं किसी का नौकर नहीं हूं ना, समझना पड़ेगा तुम्हें। और बंगाल में भीम आर्मी है, बिहार में भीम आर्मी, बिहार में मैं खुद गया था जब बहन ज्योति के साथ ऐसी घटना घटी थी, मैं गया था। और 20 दिन के अंदर मैंने कहा था कि 20 दिन के अंदर फिर बड़ा आंदोलन होगा, गिरफ्तारी नहीं हुई। देखो, एक पत्रकारिता की गरिमा होती है, उसको बना के रखो। मेरे सम्मान के साथ छेड़खानी मत करना। चंद्रशेखर क्या कह रहे हैं आप? समझ रहे हो ना? पहले सुनो, मेरे सम्मान के साथ छेड़खानी मत करना। आपके सम्मान के साथ किसी ने छेड़खानी नहीं करी है, आपसे सवाल पूछा गया है। हाँ। आपसे सवाल पूछा गया है। अगर आपको सवाल पूछना भी सम्मान के साथ छेड़खानी दिखती है, फिर तो ईश्वर बचाए। नहीं, सवाल पूछना, सवाल पूछने पर आप कह रहे हैं कि देखिए मुझसे आपका लिहाजा देखिए क्या है। चंद्रशेखर जी, आपका लिहाजा क्या है? आप खुद सोचिए कि मुझसे छेड़खानी मत करना, मुझसे सम्मान से बात करना। मैंने आपको जी कह के संबोधित करा, ससम्मान आपको संबोधित करा, आपसे सवाल पूछ रहा, लेकिन सवाल आपको अपमान लग रहा है। सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? चिल्लाने से कुछ नहीं होगा ना। मैं तो सुन रहा हूं चंद्रशेखर जी, आपको मैं तो सुनने के लिए आपको बुलाया। हाँ, तो सुनिए ना, मैंने कहा कि एक शब्दों की गरिमा होती है, शब्दों की गरिमा। मैं इसलिए आया कि तुम्हारा जवाब दे सकूं। अगर मैं ना चाहता तो मुझे अपने इस पे चैनल पे बुला लेते क्या? बताना जरा। मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हारे जवाब दे सकूं। तुम एक अच्छे पत्रकार हो, इसलिए आया हूं भाई, तुम्हारी सुनने आया हूं। इसका मतलब ये नहीं ना कि मैं बहनों का सम्मान करता हूं, मैं भाइयों का भी सम्मान करता हूं, लेकिन मैं अपने सम्मान से छेड़खानी नहीं करने देता ना। किसी अपने सवाल पूछो, जवाब लो, पर्सनल कमेंट मत करना। बस ये तुम्हें बता रहा हूं। और तुम्हें समझना चाहिए कि ये भीम आर्मी सब जगह है। तुम्हारे घर, तुम्हारे आसपास भी हो सकता है कि दलित समाज के लोग काम करते हैं, वो भी भीम आर्मी में है। चंद्रशेखर रावण जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है। सवाल पूछो। मैं बिल्कुल सवाल पूछ रहा हूं, मैं बिल्कुल सवाल पूछ रहा हूं, आप भी इत्मीनान से सवाल को सुनिए जरा। मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि आप कहते हैं कि आप इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं। इंसाफ की लड़ाई क्या है आपकी नजर के अंदर? किसी बेगुनाह को फांसी पे लटका दिया जाए, वो इंसाफ की लड़ाई है? बिना जांच के सब कुछ हो जाए, वो इंसाफ की लड़ाई है? जातीय दंगे भड़क जाएं, जातीय दंगे भड़क जाएं देश के अंदर, क्या वो इंसाफ की लड़ाई है? मुझे बताइए। देखिए, आपने 3 बातें कही। पहली बात यह है कि किसी निर्दोष को फांसी पर चढ़ा दिया जाए, ये इंसाफ की लड़ाई है। मैं पहले आपको एक स्थिति क्लियर करता हूं। जिस तरह का उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में जिस तरह का माहौल और पुलिस की जो कार्रवाई है, पहले तो बड़ी मुश्किल जो है एफआईआर दर्ज होती है, और फिर एफआईआर वो दर्ज होती है क्योंकि हमारे लोग इतने तैयार नहीं है, और ये सब चीजें उनके लिए खिलौना नहीं है। जो पुलिस लिखवाती है वही लिखते हैं। उनको तो ये भी नहीं पता कि इस एफआईआर पे आगे कोर्ट में टिकेगी नहीं टिकेगी, क्योंकि ये जातीय शोषण बड़े पैमाने पे होता है। 10 करोड़ दलित महिलाएं पूरे देश के अंदर, तो ये सब जगह है। कोई ऐसा प्रदेश, कोई ऐसी जगह नहीं, कोई जिला, कोई गांव ऐसा नहीं जहां नहीं होता है। ये एक सामंती सोच इसमें होता है। तो मैं किसी निर्दोष को फांसी पे मैं तो नहीं चढ़ा सकता हूं, ना ही मैं किसी को दोषी को बचा सकता हूं। बिल्कुल। हमने ये जो मांग की थी परिवार ने कि सुप्रीम कोर्ट के, सुनते रहो, पहले सुनते रहो, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के संज्ञान में पूरा मामला चले। परिवार भी सहमत है। हाँ, परिवार भी सहमत है। तो ये मेरी पहली बात का जवाब हुआ कि मैं नहीं चाहता कोई निर्दोष फांसी चढ़े, लेकिन हाँ, हमारे निर्दोष लोग तो हजारों जेल में। आपको दोष सारा हाथरस में दिखाई दे रहा है। बलरामपुर में आपको क्यों नहीं दोष दिखाई दिया? 2 सवालों के जवाब दे दूं। बलरामपुर में आपको दोष क्यों नहीं दिखाई दिया? इस तरह मत करो ना, पहले सुन लो ना। पहले देखो, पहले पिछले 2 सवालों के जवाब दे रहा हूं ना। चाहते हो ना जवाब दूं? जी दीजिए। तुम्हें एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं बैठा हूं ना, पहले जवाब सुनो। दूसरी बात, मैं जातीय दंगे नहीं कराता। इस देश की जातीय मानसिकता है। जब अपराध, पहली बार आपने सुना होगा कि अपराधियों के, आरोपियों के पक्ष में, और वो भी ऐसे हीनियस क्राइम के आरोपियों के पक्ष में पंचायतें होती हैं और लोगों को धमकी दी जाती है। उनको ये भी नहीं पता, वो कहते हैं कि जब मेडिकल रिपोर्ट में, चंद्रशेखर जी, पर मेडिकल रिपोर्ट में रेप नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट्स में रेप नहीं है। पढ़ी है तुमने? हाँ जी पढ़ी है। तुम्हारे पास दिखाओ जरा मेडिकल रिपोर्ट मुझे। पढ़ी है तुमने? दिखाओ। हाँ, मैंने पढ़ी हुई है मेडिकल रिपोर्ट। एडीजी लॉ कह रहे हैं, एडीजी लॉ प्रशांत कुमार कह रहे हैं कि रेप नहीं है। कोर्ट है क्या? एडीजे लॉ कोई कोर्ट है क्या यार? एडीजे लॉ तो वो कर रहा है जो सीएम कह रहे हैं। हम कानून नहीं मानेंगे, सरकार नहीं मानेंगे। मैं बताता हूं ना,
अरे मान तो रहे हैं यार, झूठे मुकदमे भी झेल रहे हैं, मान तो रहे हैं सब कुछ। अब क्या कत्ल करवाओगे? नहीं कत्ल तो लोकतंत्र का हो रहा है सर। लॉ जो है चंद्रशेखर जी, कत्ल तो लोकतंत्र का हो रहा है। लोकतंत्र का कत्ल तो वो सीएम कर रहा है, जो सीएम ये कहता है कि उस सीएम ने तो सीबीआई जांच की बात करी। संस्कार कराया रात को 2:30 बजे। चंद्रशेखर जी, सीबीआई जांच की बात करी उसी सीएम ने। उसी सीएम की सरकार ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट में जांच करवा लो, कहा कि नहीं कहा? सिर्फ जो है एक ट्वीट किया, करवाई नहीं है। अभी एसआईटी जांच कर रही है और अभी 10 दिन और बढ़ा देगा, एसआईटी जांच करेगी। एक सेकंड, मेरे साथ बीजेपी के सांसद और सुधांशु त्रिवेदी हैं। सुधांशु जी, एक मिनट सुनिए। मैं यहाँ इस पैनल में बैठने नहीं आया, इस पैनल में बिठाइएगा। जिस दिन यहाँ अमित शाह बैठा हो, जिस दिन यहाँ बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठा हो, उस दिन बिठाइएगा पैनल में, समझ रहे हैं? देखिए, अब आप इस लेवल की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अमित शाह बैठा हो। आप अभी आप कह रहे थे कि देखिए आप सम्मान से बात करिए। आप किस तरह के लिहाजे से बात कर रहे हैं? आपने मेरे से तू तड़ाक करी, मैं तो आपसे इतनी आराम से बात कर रहा हूं चंद्रशेखर रावत जी। करता ही नहीं हूं मैं, तू तड़ाक नहीं करता हूं ना भाई। आपने करी अभी। मैं तो आपका सम्मान करता हूं अमीश देवगन जी। मैं तो आपको जी करके संबोधित कर रहा हूं। बैठा हो तो मुझे बिठाइएगा, समझ रहे हैं ना? सुधांशु त्रिवेदी राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठा होगा तो मुझे बिठाइएगा। एक सेकंड, नहीं, आप तो लोकतंत्र में यकीन करते हैं ना, तो सुधांशु त्रिवेदी का एक सवाल सुन लीजिए। आप तो लोकतंत्र में यकीन करते हैं। मैं आपको पूरे पैनल के साथ नहीं ले रहा, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी का 20 सेकंड का सवाल तो सुन ही सकते हैं। इतना तो लोकतंत्र हमारा मजबूत है चंद्रशेखर रावत जी। जब आप इतने सारे सवाल उठा सकते हैं तो पॉइंट सुन भी तो सकते हैं। बंद करो, या मैं अपनी कहूंगा। मैं सुधांशु जी का जवाब नहीं दूंगा ना, मैं जवाब दूंगा तुम्हारे सवालों का। और अगर तुम्हें जवाब चाहिए सुधांशु जी को, तो फिर मेरे प्रवक्ता को बुला लो। अभी बस मैं एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। अभी हमारे पास विधानसभा के विधायक तो नहीं है, लोकसभा के एमपी नहीं है ना, वो भी होंगे बहुत जल्दी, हम मेहनत करेंगे, समझ रहे हो? लेकिन हम एक सम्मान रखते हैं और उस सम्मान को जो है हम किसी को छेड़ने नहीं देते, समझ रहे हो? नहीं, पर सम्मान इसमें सम्मान कैसे कम हो जाएगा? मैं जानना चाहता हूं सम्मान की, आप सम्मान की परिभाषा ही मुझे बताइए क्या है? आपने कैमरा ऑफ करवा दिया है। मैं तो सम्मान की परिभाषा ही समझ रहा था। कैमरा काट के रखिए विंडो में, और मैं चाहता हूं कि एक बार कैमरा ऑन करा जाए, दोबारा कैमरा ऑन करा जाए। चंद्रशेखर जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, आप सुधांशु जी से मत बात करिए, सवालों का जवाब मत दीजिए, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। क्यों छोड़ के जा रहे हैं आप कार्यक्रम? मैं एक सीमा तक जो है अधिकार देता हूं, मेरे संवैधानिक अधिकार है उनकी। नहीं, बिल्कुल आपके संवैधानिक अधिकार है, तो मेरे को भी संविधान ने अधिकार दिया सवाल पूछने का। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप बलरामपुर क्यों नहीं गए? सवाल पूछ रहा हूं। बलरामपुर नहीं गए? क्यों? बलरामपुर गए थे, हमारे आप क्यों नहीं गए? रास्ते महासचिव गए थे। आप क्यों नहीं गए? तुम कितने जगह पर जाकर तुमने यार भैया ये अपनी वो की है, क्या नाम, मेरी आवाज नहीं जा रही? दोबारा कनेक्ट करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपने सुना? सुधांशु जी, जो कुछ ये चंद्रशेखर रावत कह रहे थे, स्वयं बोल रहे हैं कि हमारा कोई विधायक नहीं, सांसद नहीं, फिर भी बराबरी उस पार्टी से है। क्यों? अरे सहयोग तो इनसे मिलने के लिए जब प्रियंका गांधी जी चली गई ना, मुख्य विपक्षी दल, तो उनको लगता कि हम तो बहुत बड़े हो गए। सभी पार्टियों का सम्मान है, पर भारत में कई हजार पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो गठित हैं। और अभी इन्होंने एक बात कही, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं। इन्होंने कहा भीम आर्मी एक सोच है, मैंने माना। अगर ये कहते दलितों के लिए, बलरामपुर का तो प्रश्न आपने किया, ये क्यों नहीं आज तक कभी बोले कि जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि समाज को उसका अधिकार मिलना चाहिए, उसे क्यों पैतृक व्यवसाय में थोपा जा रहा है? इसी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार ने दलितों का रिजर्वेशन इन प्रमोशन समाप्त कर दिया, इन्होंने कोई आंदोलन किया? यही बताइए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया में दलितों का आरक्षण छीन लिया गया और मुस्लिमों को दे दिया गया, इन्होंने किसी प्रकार का कोई आंदोलन किया? सीए में पाकिस्तान से जो लोग नागरिकता मांग रहे थे उसमें 80% दलित थे, परंतु इन्होंने विरोध किया। दलितों के प्रति संवेदना कहां चली गई? और तो और ये कहते भीम आर्मी एक सोच है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपना आराध्य भगवान बुद्ध को माना था, जो पूरी दुनिया में सबसे बड़े शांति के प्रतीक माने जाते हैं, जिनके अनुयायी सम्राट अशोक ने तलवार फेंक दी थी, कहा था आर्मी की जरूरत नहीं है, वो भीम आर्मी हो गई। ये भीमराव अंबेडकर जी के साथ सतीश प्रकाश और एक बात सतीश प्रकाश, एक सेकंड सुधांशु, सतीश प्रकाश को सुन लीजिए। सतीश प्रकाश, आपने भी सुना अभी क्या कुछ बोला गया, क्या कुछ कहा गया, आपने भी सुना। सतीश जी, देखिए अमीश जी, दो चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
देखिए, हर व्यक्ति का अपने विचार है, सुधांशु जी के अपने विचार हैं, चंद्रशेखर जी के अपने विचार हैं। एक चीज को आपको मानना पड़ेगा कि मैं इसको दो हिस्सों में बांट दूं। देखो, दो हिस्सों में बांट, किस हिस्से में बांटेंगे? ये लड़ाई रिपोर्टर्स ने खोज निकाला है, किस हिस्से में बांटेंगे? कि पॉलिटिकल साजिश थी, पूरा खेल रचा गया था, जातीय हिस्सा बनाने की कोशिश थी, एसडीपीआई पीएफआई शामिल थे, कई पॉलिटिकल संगठन साथ मिले हुए थे। क्या बोलेंगे सतीश प्रकाश, किस किस बात पे? आप सुनेंगे ना, सब कुछ आप सुनेंगे ना, सब कुछ सुनेंगे ना, देश के सामने आपके सुनेंगे ना, आप सुनेंगे ना, पहले बात सुनेंगे ना। मैं ये कह रहा हूं कि बच्ची जब तक जिंदा थी तब तक उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ। मरने के बाद आपने इंसाफ किया, आपको मौका मिला। अगर मरने के बाद उसके शव के साथ क्या किया गया, ये इनजस्टिस हुआ। अगर आपने एसआईटी का गठन किया तो वो एसआईटी ने, अगर जो पीड़ित पक्ष है उसी से एसआईटी साक्ष्य जुटा रही है। अभी तक जो आरोपी है उनको आपने अदालत से रिमांड की बात करी है? आपने नहीं करी। आपने जितने भी साक्ष्य जुटाने की बात करी है वो आप पीड़ित पक्ष से ही जुटा रहे हैं। जो आरोपी है वहां से आपने कितने साक्ष्य जुटाए? इन सवालों का जवाब सुबोई खान हाथरस में इस समय मौजूद है। सुबोई खान सुप्रीम कोर्ट के वकील। अतिकुर रहमान, मैं माफी चाहता हूं, काफी देर बाद आपकी बात होगा, लेकिन पहले सुबोई खान। अलका जी, आपके पास भी आऊंगा मैं। सुबोई खान जी आप मौजूद हैं, सच क्या है? पैनलिस्ट बैठे हैं जी, क्योंकि हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने बहुत कुछ ढूंढा है और बहुत कुछ बोला गया है। जी 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 अमीश, देखिए, जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं सबको मैं, जो नहीं जानते हैं, बता देना चाहती हूँ कि मैं हाथरस में ही मौजूद हूँ और यहाँ पे ग्राउंड पर आके कोई दूसरी ही तरह की रियलिटी पता चल रही है। देखिए, स्टोरी में बहुत सारे लूप होल्स दिख रहे हैं अमीश। आपसी रंजिश का भी मामला दिख रहा है, कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स लड़की के भाई के फ़ोन से, जो एक आरोपी है उसके फ़ोन पर 104 बार फ़ोन पे बात की गई है, और लड़की की जो वीडियो सर्कुलेट हुई है जिसमें वो संदीप नाम ले रही है कि संदीप ने मुझे मारा, और लड़की के भाई का भी नाम संदीप है। पर लड़की के परिवार वालों की जो स्टेटमेंट्स हैं वो बार बार बदल रही हैं। जब योगी जी ने पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट की बात करी तो सबसे पहले लड़की के परिवार वाले पीछे हट गए। सीबीआई जांच की बात होती है तो सबसे पहले लड़की के परिवार वाले पीछे हट गए। जो आरोपी अंदर है उनके परिवार वालों को आए दिन धमकियां दी जा रही हैं भीम आर्मी वालों से। मैं उनके घर देख कर आई हूं, छोटे छोटे बच्चे हैं आरोपियों के। क्या उन लोगों को अपनी बात रखने का या देश के सामने सच्चाई लाने का कोई अधिकार नहीं है? क्या उनके फंडामेंटल राइट्स नहीं है? मैं एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट बोलती हूं कि इस देश में एक कानून है जो ये बोलता है लेट द अदर पार्टी बी हर्ड। आपने सही बोला कि क्या दूसरे को बिना जांच के, बिना पड़ताल के, बिना जजमेंट के फांसी पे चढ़ा दिया जाए? ये जो दलितों के समर्थक बन रहे हैं, मैं इनसे सिर्फ 2 सवाल पूछना चाहती हूं। पहला सवाल ये कि अगर जांच के बाद और ट्रायल के बाद वो चारों आरोपी निर्दोषी साबित होते हैं तो जो पूरे दलित समाज के माथे पे आप कलंक लगाएंगे उसकी जिम्मेदारी क्या चंद्रशेखर साहब और भीम आर्मी लेगी या जय भीम और जय मीम करने वाले लेंगे? दूसरी बात, दूसरा सवाल सतीश जी, दूसरा सवाल सुनिए, सुबोई खान, इस बात को ध्यान रखो कि आप एक महिला हैं, आप झूठ का सहारा ले रही हैं, आप गंदगी फैला रही हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप एक महिला होकर के एक जो महिला जो रेप पीड़िता है इस दुनिया में है, उसके चरित्र को लेकर के इस तरह का झूठ बोल रही है, आपको शर्म आनी चाहिए। अगर आप लोगों को इतनी दलितों की चिंता है अमीश, मुझे 10 सेकंड्स दीजिएगा। ठीक है सतीश, देखिए वो 25 मिनट बाद है, उनको 10 सेकंड दीजिए। आपकी आपत्ति हो सकती है जो वो बात बोल रही हो, लेकिन सतीश मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, माफ करिए, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। 15 सेकंड दे दीजिए आप सुबोई जी को। मैं अतिकुर रहमान ने अभी तक बोला नहीं है, वो पूरे कार्यक्रम से बैठे हुए हैं। निवेदन स्वीकार करिए सर, बोलिए मैडम। अमीश 10 सेकंड्स, जस्ट 10 सेकंड्स जी। अमीश, मैंने आज लाइव टीवी पे बैठ के जय भीम और जय मीम की राजनीति करने वालों को ये चैलेंज दिया कि मैं बैठी हूं हाथरस में पीड़िताओं के और अक्यूज के घर जो सामने है, मैं उनके घर में बैठी हूं। आप लोग यहाँ आइए, हम बलरामपुर चलेंगे, वहां पर भी दलित बच्ची के लिए सवाल उठाएंगे। बलरामपुर में बलात्कार की हुई दलित बच्ची के लिए मैं आवाज उठाऊंगी। आइए जय भीम और जय मीम वाले, आइए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और भीम आर्मी के लोग, कोई नहीं आया वहां पे, आसपास कोई भटकने वाला नहीं था। मैंने चैलेंज दिया था इन लोगों को, दलित बच्ची से कोई मतलब नहीं है, लोगों के बीच में राजनीति करनी है। अलका लांबा को लेकर आइए, आप लोग, क्योंकि वहां पे बलात्कार, ठीक है, आपने बोला सुबोई जी है, अब आप चाहते हैं सुबोई हमारे समाज की बेटी के साथ
है ना, ये बातें होंगी। क्यों नहीं अधिकारों की बात करोगे? सतीश जी आपने भी बात कर ली, अलका जी को आने दीजिए आप। सतीश जी ये अनफेयर है, आप सबके बीच में नहीं बोले प्लीज। और बार बार कहा जा रहा है वो संदीप लड़का जिसपे बलात्कार का आरोप लग रहा है। सतीश अलका लांबा को बोलने दीजिए। अलका लांबा को बलात्कार हुआ, 16 को स्टेटमेंट दिया, अगर भाई ही था तो क्यों अभी तक गिरफ्तार भाई को नहीं किया गया? क्यों आरोपी जो आज जेल में उसी को गिरफ्तार किया गया? आज किस निम्न स्तर की ये राजनीति कर रहे हैं कि पीड़िता के भाई ने बलात्कार किया, कभी लव एंगल दे दीजिए। 30 तारीख को मैं माफी चाहूंगी। ये आप कह रहे हैं ना बलरामपुर क्यों नहीं गए? बलरामपुर के जो आरोपी हैं उनके समर्थन पे हम तो उम्मीद कर रहे थे पीएफआई को भी हाथरस क्यों जाना था, बलरामपुर क्यों नहीं गए? क्योंकि वहां के आरोपी तो इनसे संबंधित रखते हैं। वहां पर आरोपियों के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ, वहां पर सबूतों तथ्यों को नहीं छुपाया जा रहा। वहां पर बलात्कार के बाद पीड़िता का रात को शव परिवार की इजाजत के बिना नहीं जलाया गया। जो कुछ भी हो रहा है वो यहां हो रहा है, वहां कोई बलात्कार से इंकार नहीं कर रहा, यहाँ बलात्कार से इंकार किया जा रहा है। लेकिन हमारे स्टिंग ऑपरेशन में ऑनर किलिंग की बात भी आ रही है। ट्रायल भी नहीं होने देना चाह रहे हैं, एसआईटी की रिपोर्ट का इंतजार नहीं कर रहे हैं, बलात्कार की जांच हो गई मेडिकल में तो आएगा, लेकिन 11 दिन के बाद आप बलात्कार को मेडिकली प्रूव नहीं कर पाएंगे। इसका ये मतलब नहीं है बलात्कार नहीं हुआ। शर्म आती है कि ये एक महिला है और ये अपने आप को वहां जज बनाकर बैठकर कहती है मैंने फैसला सुना दिया, बलात्कार नहीं हुआ। और वो संदीप आरोपी नहीं, पीड़िता का सगा भाई था जिसपे बलात्कार का आरोप लगा रही है। शर्म आती है मुझे इस महिला पर जो जज बनकर फैसले सुना रही है। वहां पर किसने इनको ये अधिकार दिया कि वहां जाकर ये दोनों में फैसला करे? और इन्होंने फैसला सुना दिया कि बलात्कार हुआ ही नहीं है। और ये पूरी तरह से सरकार की तरह, भाजपा की तरह, भाजपा के सांसदों की तरह पीड़िता के साथ नहीं। अलका लांबा लेकिन स्टिंग ऑपरेशन को आपको जरूर देखना चाहिए। जो हमारा अंडरकवर जो हमारी अंडरकवर इन्वेस्टिगेशन है उसको जरूर अलका लांबा आपको सुनना चाहिए। और अलका जी मुझे अपनी बात को रखने दीजिए। एलआईयू के इंस्पेक्टर विवेक वार्ष्णेय नहीं, राजनीति लाभ लेने के लिए नहीं, 110% ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए था। बढ़ाया गया इसको, पीछे से पुश किया इसको, उसमें मीडिया का भी अपना रोल है, बाकी राजनीतिक पार्टियों का बड़ा रोल है। यहां ये लोग कांग्रेस वाले बहुत दिनों से, मुझे आइडिया लग रहा है बहुत दिनों से मौका ऐसा तलाश रहे थे। चांस की बात है कि हमारे जनपद में ये मिल गया और मेरे लिए मुसीबत आ गई। एलआईयू के इंस्पेक्टर विवेक वार्ष्णेय का ये बयान है हमारे पास ऑन रिकॉर्ड, यानी स्टिंग ऑपरेशन के अंदर अंडरकवर रिपोर्टर ने करा है। यानी कांग्रेस वाले पुश कर रहे थे, भीम आर्मी पुश कर रही थी, यानी जातीय हिंसा भड़काने का पूरा खेल था। अलका लांबा जी। अमीश जी आप मेरी बात सुनिए जी मैडम। इस पूरे प्रकरण को आप देखेंगे ना, सारे दोषी है, पूरा देश ही दोषी है। एक योगी आदित्यनाथ सरकार को छोड़कर जिसके अधीन ये एक शर्मनाक कांड होता है और जिसे पूरी सरकार बचाने की कोशिश करती है। सबको ले लीजिए, अंतरराष्ट्रीय साजिश, कांग्रेस राजनीतिक बलात्कार पर आप कहते हैं कि आप कोई राजनीतिक लाभ लेने के लिए। अलका जी पर कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स कैसे मना करेंगे उनको? क्यों रोका गया? ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी हैं कई। नहीं, आप उस रिकॉर्डिंग को कोर्ट में रखिए ना, हम तो कह रहे हैं। मेरे को यह जानकारी मिल रही है कि न्यूज़ 18 के स्टिंग ऑपरेशन का संज्ञान ले लिया एसआईटी ने। करनी चाहिए। ओके। एक और चैनल था मुंबई का, जून से लेकर अक्टूबर तक स्टिंग करते रहे कि मर्डर नहीं, उन्होंने देखिए मैं बाकी चैनल्स की जिम्मेदारी तो नहीं ले सकता। हम तो जिम्मेदारी वाला काम करते हैं मैडम, हम तो जिम्मेदारी का काम करते हैं। अलका जी आप किसी नौटंकी के साथ हमें तो कंपेयर मत करिए, मेरा निवेदन है। आप समझदार है। काम वो नहीं है जो सीबीआई, एसआईटी, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन फैक्ट्स को लाना हमारा काम है। अगर आपका स्टिंग कहीं स्टैंड करता है तो जाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे को तो खबर मिल रही है एसआईटी ने संज्ञान लिया है हमारे स्टिंग ऑपरेशन का। न्यूज़ 18 का स्टिंग का एसआईटी ने संज्ञान लिया है। आरोपियों के खिलाफ क्यों नहीं हो रहे हैं? क्यों नहीं पूछा जा रहा हाथरस का भाजपा का सांसद? ओके सुधांशु त्रिवेदी, इस पॉइंट में मैं आपको लेके आना चाहता हूं। सुधांशु इस पॉइंट में मैं आपको लेके आना चाहता हूं। एक सेकंड सुधांशु, ये जो एलआईयू के इंस्पेक्टर ने अंडरकवर रिपोर्टर को हमारे बताया, ये भी सामने हमारे। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुजफ्फरनगर से लेके गुजरात तक जो लोग स्टिंग ऑपरेशन पे छाती ठोकते रहे, अरे असीमानंद का केवल एक इंटरव्यू लेके चले आए थे,
उस पर आरिफ कसमानी की सारी इंटरनेशनल जो वो थी थ्योरी, उसको सब बदल के उल्टा कर दिया, चार्जशीट नहीं दाखिल कर पाए। वो आज कह रहे हैं कि स्टिंग ऑपरेशन से क्या होता है, वो तो कुछ भी हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं। और अभी अलका जी क्या कह गई, उन्होंने कहा कि पीएफआई वालों के खिलाफ तो कार्रवाई को बलरामपुर में करनी चाहिए थी, क्योंकि ये तो उनके लोग थे। आपका कहने का तात्पर्य है कि पीएफआई वाले बलात्कार से जुड़े हुए हैं या पीएफआई वालों को आपको मुस्लिम समाज से जोड़ा है। अब दो में से एक बात आप तय कर लीजिए। इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं अलका जी आपके बीच में डॉक्टर त्रिवेदी नहीं बोले थे, क्या 40 सेकंड दे दीजिए। आप वही अलका जी करने लगती हैं, नॉन स्टॉप बोलने लगती हैं। आप तो मैं एकदम शांति सुन रहा था, आप तो शर्म आती, सबको शर्म सब आ गई। अब हमको भी तो शर्म आने दीजिए, हमें भी शर्म की अभिव्यक्ति करने दीजिए। अब देखिए अभी अलका जी बोल गई कि बलरामपुर में क्यों नहीं पीएफआई वालों पे होती, यहां तो उनके ही लोग थे। इसका अर्थ क्या है? तो पीएफआई का संबंध बलात्कारियों से है, पीएफआई का संबंध मुसलमानों से। दो में से एक चीज तो आपके स्टेटमेंट से एकदम साफ हो गई। अब आपको अगर आपके पहला स्टेटमेंट तो चलिए मैं मानता हूं ये नहीं होगा आपका कहने का भाव, दूसरे का मंतव्य साफ है, तो यही तो सारी की सारी समस्या है। इसीलिए कर्नाटक में आपकी सरकार ने एसडीपीआई से पीएफआई से सारे केसेस विड्रॉ किए थे। इसलिए रिश्ता हम अच्छी तरह समझते हैं। सिद्धारमैया ने तमाम केसेस विड्रॉ किए थे। केरल की सरकार ने जहां से उसने तो पीएफआई पर बंद लगाया। तो ये बताइए पीएफआई पे केरल सरकार खिलाफ पे बोलती है जहां पे राहुल गांधी जी सांसद है। आप केरल सरकार के साथ हैं? ठीक है, अलकलावा जवाब 20 सेकंड, फिर अतिकुर रहमान काफी देर से इंतजार कर रहे हैं वो। मैं आपको बताती हूँ, जब इनके पास सबूत थे ना, जो खालिस्तान की सिख फ्रंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरी साजिश रच रही थी देशद्रोह की। 2019 में इसी मोदी सरकार ने बैन किया था और हमारी कैप्टन अमरिंदर सरकार ने उसका, क्योंकि वो देशद्रोही काम कर रहे थे, उसका समर्थन किया बैन करने का। इनकी दम क्यों नहीं है, हिम्मत क्यों नहीं दिखा रहे इन ऑर्गेनाइजेशन को बैन करने की? क्योंकि इनके पास सबूत नहीं है, कोर्ट में मुंह की खाकर आते हैं। जैसे मैंने कहा डॉक्टर काफिल खान को देशद्रोही बताया। ठीक है मैडम, अतिकुर रहमान बकरा बनाया। अतिकुर रहमान को आने दीजिए। 36वें मिनट में वो कार्यक्रम क्या है। अतिकुर रहमान, पहले तो आई अपोलोजाइज कि मैं आपके पास काफी देर से आ रहा हूं। मेरा सवाल आपसे बड़ा सीधा है, जातीय हिंसा भड़काने की कोशिश, पीएफआई, एसडीपीआई, उनकी पूरी साजिश, 100 करोड़ रुपए, और हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स ने जो इन्वेस्टिगेशन करी है, जो स्टिंग ऑपरेशन करा है, उसमें भी इसी तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं। अमित जी मुझसे पूछ रहे हैं? जी देखिए अमित जी, पीएफआई से रिलेटेड आपकी आवाज काफी इको हो रही थी। पीएफआई से रिलेटेड काफी कुछ अलका जी ने आपको बताया। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं बताना चाहूंगा कि बीजेपी ने केरल से लेके, झारखंड से लेके, दिल्ली और अब हाथरस तक के हर वो कोशिश करके देख ली कि पीएफआई को किसी तरह ऐसे किसी शिकंजे में फंसाया जाए कि वो इनको जो इलेक्शन में मात देने के लिए तैयारी कर रहे हैं उसमें वो विफल हो जाएं। ये भीम आर्मी भी तैयारी कर रही है, पीएफआई भी तैयारी करिए, लेकिन आप क्यों लगा रहे हैं अतिकुर रहमान जी? आपके इस पैनल पे बैठे हुए अतिकुर रहमान जी, भीम आर्मी भी तैयारी करे चुनाव की, पीएफआई भी तैयारी करे चुनाव की, लेकिन देश में आग लगा कर तो नहीं, जात में जातीय हिंसा फैला कर तो नहीं, अत्याचार ये आखिरी कहानी है। ये आपका स्टिंग आखिरी स्टिंग होगा। कोई ये आश्वासन दे सकता है देश को अमित जी आज? ये 70 साल की आजादी के बाद क्यों दलितों के साथ में ये अत्याचार जारी है? क्यों बीजेपी इसके ऊपर आंख मूंद कर पीएफआई के पीछे छुपना चाह रही है? क्या वजह है? क्यों आप इनको अधिकार नहीं दे सकते कि ये सम्मान की जिंदगी जी सके? पीएफआई जैसे शर्म नहीं आती सुधांशु जी आपको? सवाल है पैनल में से जो भी जवाब देना चाहे दे दे। कुछ सवाल है अमीश, पैनल में से जो भी जवाब देना चाहे अतिकुर रहमान देंगे जवाब। अगर इतना ज्यादा आप लोगों को इतना ज्यादा आप लोगों को भरोसा है और आप लड़कों को बलात्कारी घोषित ही कर चुके हैं, नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, सीबीआई जांच से, एसआईटी की रिपोर्ट से आप लोग क्यों मांग रहे हैं? अगर आप परेशान करता था लड़की को, पूछ चुकी है। मेरा पॉइंट ये है नहीं, जो अतिकुर रहमान ने बोला कि एसडीपीआई पर क्यों सारा ठीकरा पूरा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है इसके पीछे इस्लामिक फोर्सेस है, सवाल ये है, इसका जवाब क्या है? आपके पास जवाब नहीं है क्या? यहां बचना चाहती है इस सवाल से जो अतिकुर रहमान ने पूछा। अमीश बिल्कुल जवाब है, मैं उस पे भी आ रही हूं, बिल्कुल आ रही हूं।
अमीश, ठीकरा नहीं फोड़ा जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि इस देश में विपक्ष की राजनीति हमेशा से होती है। ऐसा क्यों हो रहा है कि हर चीज में पीएफआई आ रही है? सीएए हो, एनआरसी हो, हाथरस कांड हो, सारी एंटी नेशनल पावर्स, वामपंथी, माओवादी, नक्सलवादी, अर्बन नक्सल, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट, इंटरनेशनल पावर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, जिहादी संगठन, सब के आगे फुल स्टॉप लगाया जाएगा या नहीं, ये बताइए। यहाँ वहाँ की बात नहीं करिए आप ये बताइए कि हाथरस और निर्भया कब तक ये देश बर्दाश्त करता रहेगा? कब तक दलितों पे ये अत्याचार होता रहेगा? ये बताने की आप तकलीफ उठाना चाहेंगी? सुधांशु जी, आप पावर में हैं, आप बताइए देश को बताइए ये अत्याचार कब बंद होंगे, कब बंद होगी? ये हमारी महिलाओं के साथ में ये जो दुर्व्यवहार हो रहा है, ये आखिरी एक सेकंड मुझे सुधांशु जी को लाने दीजिए। सुधांशु, अतीकुर रहमान की बात का जवाब। सुधांशु, अतीकुर रहमान की बात का जवाब। हाँ, मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। अभी देखिए, इनके मुंह से एक शब्द निकल गया, निर्भया के दुर्दांत अपराधियों को जब मृत्युदंड दिया गया था तो एक संस्था ने कहा था उसको मृत्युदंड देना अमानवीय है। कौन थी वो संस्था? एमनेस्टी इंटरनेशनल। हमने कहा खदेड़ बाहर करो ऐसे लोगों को। आपने क्या किया? सुधांशु जी, यहाँ वहाँ क्यों भटकाते हैं लोगों को? आप डायरेक्ट जवाब दीजिए, बलात्कार संबंधी नियम कानून बदलने पड़े संसद में बैठकर, और उसके अपराधियों को सजाए मौत देने पर जो कहता अमानवीय है, एक बात तो कह दीजिए कि वो गलत था और उसे दंड मिलना चाहिए। ये रूलिंग पार्टी के स्पोक्सपर्सन से एक्सपेक्टेड नहीं करता है देश। बोलिए ना, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गलत किया, आपने कहा क्यों नहीं करते, खदेड़ बाहर किया। बोलिए, नहीं बोलेंगे। अरे कैपिटल पनिशमेंट डिक्लेयर कर दीजिए। इफ those facts के बगैर पीएफआई के ऊपर पीएफआई चुनाव लड़ना चाहती है, भीम आर्मी चुनाव लड़ना चाहती है, इसलिए भीम आर्मी पीएफआई से डरते हैं। ये आरोप, एक सेकंड अतीकुर रहमान, आपने एक सवाल उठाया, उसका जवाब ले लेते हैं। बीजेपी के सांसद हैं ये। दूसरी बात भाई, जिनके ना कोई सांसद ना विधायक, वो कहते हैं मैं सीधा अध्यक्ष से बात करूंगा भाई और किसी से नहीं बात करूंगा, तो उनके लिए मैं एक चर्चा में राहुल गांधी और अमित शाह को लेकर आऊं या जेपी नड्डा को लेकर आऊं? बात कहता हूं। नहीं, मैं सुनिए, मैं चंद्रशेखर अब नहीं है चंद्रशेखर, मगर उनका मैं जवाब देता हूं। उनको दलित की बेटी की बड़ी चिंता है, तो दलित की सबसे पावरफुल बेटी, भारत में सबसे बड़ी बेटी तो मायावती मानी जाती है, जिनके ऊपर कातिलाना हमला, अरे यहां तो कहते हैं लाश जला दी, वहां जिंदा जलाने की कोशिश की थी 1995 में। मायावती जी का खुद का बयान है कि मेरे दोनों कब्रों के अगल बगल उन्होंने सिलेंडर लाके रख दिए थे, और मोलेस्टेशन की भी कोशिश की थी, जातिवाचक शब्दों के साथ मार मार कर उनके विधायकों को ले गए थे, और उस समय बचाने कौन आया था? हमारे नेता स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी। अरे बोलिए एक बार समाजवादी पार्टी के खिलाफ। दलित की बहुत चिंता है, जो खुलेआम उन्होंने कहा कि अगर नहीं आए होते द्विवेदी जी तो शायद मैं जिंदा नहीं बचती। सतीश प्रकाश जवाब। नहीं, सुधांशु जी, एक सवाल है मेरा, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। आपसे सवाल इस सवाल का जवाब चाहता जी का लिखित बयान है। एक सवाल का जवाब सुनिए, मैं सवाल पूछूंगा आपसे। एक सवाल बताइए कि देश के प्रधानमंत्री जब मोदी जी बने, उन्होंने सबसे बड़ी जो योजना है स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत पंचकुइया रोड पे जो वाल्मीकि मंदिर है वहां से उन्होंने शुरुआत की। आज दूसरी टर्म का जो वो चुनाव प्रचार का अभियान शुरू करते हैं, वो वाराणसी से जाकर के करते हैं, वाल्मीकि समाज के पैर धोते हैं, उस पानी को पी लेते हैं। वही नरेंद्र मोदी जी, हमको लगा कि मोदी जी इन लोगों के प्रति कहीं ना कहीं सेंसिटिव है, और मोदी जी ने जब ये घटना घटी तो मोदी जी ने बाकायदा योगी जी को टेलीफोन किया। जब मोदी जी ने योगी जी को टेलीफोन किया, आप न्याय की धीमा देखिए, उस दिन के बाद से तमाम एसआईटी, तमाम आरोपियों के पक्ष के लोग उसी दिन से सरकार के संरक्षण में खड़े हुए। लेकिन ये सुधांशु जवाब गुजरात का मॉडल है। पर मोदी जी ने योगी जी को समझाया, आपकी आवाज बलरामपुर पे बंद, 12 पे बंद, बिहार के अंदर एक दलित नेता को दिन दिहाड़े गोली मार दी जाती है, बंद हो जाती है, बंगाल के अंदर दलितों का उत्पीड़न होता है, बंद हो जाती है, लेकिन सिलेक्टिवली खुलती है। सवाल उसके ऊपर है,
सवाल उसके ऊपर है कि किसी चीज को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, किसी चीज को राजनीति की सीढ़ी बनाया जाता है, और हाथरस के अंदर राजनीति की सीढ़ी बनाई गई है। इसके प्रमाण मिल रहे हैं। जातीय हिंसा की कोशिश होती है, इसके प्रमाण मिल रहे हैं, और जब प्रमाण मिल रहे हैं तो सबको जवाब देना पड़ेगा। कौन मुआवजा मना करवा रहा था, कौन जातीय हिंसा पर अपनी लॉन्चिंग करना चाहता था, यह सब इस स्टिंग ऑपरेशन में सामने आ रहा है। चंद्रशेखर रावण का क्या गेम प्लान था, कांग्रेस की क्या मंशा थी, ये सब चीजें सामने आ रही है। इस पर जवाब देना पड़ेगा। मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार। जबरदस्त फीडबैक मिला व्यूअर्स आपका। आपने कई बातें बोली। बहस जब हम करते हैं तो हम तो अपनी पूरी मर्यादा के साथ करते हैं, इसलिए जिस तरह के जवाब गेस्ट दे सकते हैं उस तरह की लिबर्टी हम एज एन एंकर नहीं ले सकते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इस तरह की आपने बात कही है। लेकिन मेरे साथ अलका लांबा है और मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी है। आखिरी दौर है, आप दोनों जिम्मेदार पार्टियां हैं, नेशनल पार्टीज हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं अलका लांबा, मैं शुरू के 15 सेकंड आपको देता हूं और फिर 15 सेकंड डॉक्टर त्रिवेदी को दूंगा। अलका लांबा, हाथरस में जो हुआ वो दुखद है, लेकिन उस पर षड्यंत्र करना कितना दुखद है? जोड़कर निवेदन करना चाहूंगी। जी मैडम। मैं सिर्फ 15 सेकंड में हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगी कि हाथरस की पीड़ित बेटी हमारे बीच नहीं रही, दम तोड़ चुकी है। अब योगी सरकार अपनी छवि बचाने के लिए उस बेटी का चरित्र हनन करना, उसे बदनाम करना बंद करे। नार्को टेस्ट डीएम और अपना करा लेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी। बेटी ने डाइंग स्टेटमेंट दी है, उसके साथ बलात्कार हुआ है। आज वो बेटी हमारे बीच में नहीं है कि उसका नार्को टेस्ट किया जाए। जो बेटी ने स्टेटमेंट मेरा सवाल यह था कि हाथरस में जो हुआ वो तो बहुत गलत है, लेकिन षड्यंत्र करना कितना सही है गलत है? 10 सेकंड डॉक्टर त्रिवेदी, क्योंकि 20 सेकंड मैडम ने। देखिए, मैं सिर्फ ये कहूंगा, जानबूझ के गिरते हुए की गिरी हरकत करने वाले, गाड़ी के अंदर हंसते हुए दिखाई पड़ने वाले, एक ही पंक्ति कहूंगा कि अंदर से मैलो हियो, बाहर तनमन एक, नारायण तासो भलो कौवा तनमन एक। शुक्रिया आपका। लेकिन आज सम्मान की बात हुई, तो सम्मान इसी में होता है कि आप लोकतंत्र और मर्यादा का सम्मान करें। सम्मान पूर्वक नमस्कार।